नमस्कार विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस क्लासेस के इस ई प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत है। और अपने जो ई व्याख्यान हैं उनका लगातार एक क्रम चला आ रहा है। इसी क्रम में मैंने राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हुए जो पूरे एक भाग है या पूरी एक इकाई है उससे जुड़ा हुआ टॉपिक मैंने आज लिया है। और आज का जो टॉपिक है उसके लिए मैंने श्यामपट्ट वर्क पहले से करके रखा है। और आज का जो हमारा बिंदु है, टॉपिक है, उसका नाम है नारीवाद, फेमिनिज्म। मैंने सुविधा के दृष्टिकोण से एक शब्द और काम में लिया है, नारी अधिकारवाद। कुछ बुक्स में आपको स्त्रीवाद भी मिल सकता है और कुछ में नारीवाद मिल सकता है, लेकिन इंग्लिश में एक जो वर्ड काम में आता है वो होता है फेमिनिज्म। तो आज हम नारीवाद जो एक अवधारणा है राजनीति विज्ञान की, और मैं ये कह सकता हूँ कि आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसकी अवधारणा है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आज के इस व्याख्यान में हम केवल और केवल नारीवाद का जो सामान्य अर्थ है, उसकी जो सामान्य परिभाषाएं हैं या उसका जो सामान्य स्वरूप है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आगामी जो व्याख्यान होंगे उन व्याख्यानों में हम नारीवादी जो आंदोलन है उसकी विभिन्न धाराओं के बारे में, उसकी विभिन्न जो वेव हैं उनके बारे में, उसकी उत्पत्ति के विभिन्न चरण हैं उनके बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। लेकिन आज के इस व्याख्यान में हम केवल और केवल ये समझने का प्रयास करेंगे कि नारीवाद वास्तव में है क्या। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण को भी मैं इस व्याख्यान में सम्मिलित कर रहा हूँ, और नारीवादी जो उपागम है या नारीवादी जो अधिगम ये जो अवधारणा है उसको हम प्रतियोगी परिप्रेक्ष्य से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने श्यामपट्ट कार्य पहले से करके रखा है। मैं मुख्य जो बिंदु यहाँ पे मैंने श्यामपट्ट पे अंकित किए हैं उन्हीं को आधार मानकर इस व्याख्यान को पूरा करूँगा। तो सबसे पहले मैंने जो शब्द काम में लिया वो लिया नारीवाद अवधारणा, और टॉपिक का नाम है नारीवाद। नारीवाद के बाद में मैंने नारी अधिकारवाद भी लिखा है। नारीवाद या नारी अधिकारवाद, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, क्योंकि वास्तव में जो नारीवाद है वो नारी अधिकारों की बात करता है, स्त्री अधिकारों की बात कर रहा है। इंग्लिश में जो वर्ड है वो है फेमिनिज्म। अब हम एक ऐसी परिभाषा का निर्माण करने जा रहे हैं जो नारीवाद के लिए बिल्कुल सटीक बैठती हो, बिल्कुल उपयुक्त हो। तो परिभाषा का निर्माण करने के लिए हमने जो विभिन्न नारीवादी आंदोलन हैं उन आंदोलनों की जो मुख्य थीम है, जो उसकी रूपरेखा है, उसका अंकन इस परिभाषा में मैंने करने का प्रयास किया है। तो नारीवाद की जो सामान्य परिभाषा हम बना सकते हैं वो ये है कि यह एक सामाजिक, राजनीतिक एवं विचारधारात्मक आंदोलन है जो स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय से जुड़ा है। इस आंदोलन के अनुसार लिंग, जेंडर आधारित श्रम विभाजन पर टिके हुए पितृतंत्र को बदला जाना आवश्यक है। इनकी मान्यता है कि स्त्रियां ऐसा समूह है जिनके हित पुरुषों के विरुद्ध हैं, यानी पुरुषों के हितों के विरुद्ध हैं। तो देखो, परिभाषा में जो शब्द काम में लिए गए हैं उन शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। पहले देखिए, मैंने एक शब्द काम में लिया है सामाजिक, राजनीतिक, विचारधारात्मक। अर्थात नारीवाद जो है वो एक विचारधारा भी है, साथ ही साथ ये एक आंदोलन भी है। सामाजिक, राजनीतिक, यानी नारी के जीवन के या स्त्री के जीवन के या महिला के जीवन के जो सामाजिक पक्ष हैं उनके लिए, राजनीतिक पक्ष हैं उनके लिए ये आंदोलन है। तो ये सामाजिक, राजनीतिक एवं विचारधारात्मक आंदोलन है जो स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय से जुड़ा हुआ है। अर्थात ये स्त्रियों के लिए, जो फीमेल है उनके लिए, महिलाओं के लिए स्वतंत्रता की मांग करता है, समानता की मांग करता है। और समानता इस संदर्भ में कि पुरुषों के साथ समानता, जो पितृसत्तात्मक जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उससे समानता एवं न्याय, जस्टिस की बात करता है महिलाओं के लिए। अर्थात ये नारीवाद ये मानता है कि महिलाओं के साथ अभी भी न्याय नहीं हुआ है, न्याय से जुड़ा हुआ है। इस आंदोलन के अनुसार लिंग आधारित श्रम विभाजन पर टिके हुए पितृतंत्र को बदला जाना आवश्यक है। तो देखो, मैंने यहाँ पे काम में लिया है शब्द श्रम विभाजन। देखिए, श्रम विभाजन का मतलब है हमारे समाज में जो महिला और पुरुषों के मध्य एक श्रम का सामान्य विभाजन है, वो श्रम का विभाजन ही नारीवादी ये मानते हैं। जो महिला अधिकारों के प्रणेता हैं, महिला अधिकारों के लिए जो मुखर अपनी आवाज किए हुए हैं, उन लोगों का, उन स्त्रीवादी विचारकों का ये मानना है कि जो समाज में नारी का जो कमजोर पक्ष है वो इस कारण से है क्योंकि जो श्रम विभाजन है वो जेंडर पर आधारित है, जेंडर पर टिका हुआ है। तो यहाँ पे मैं व्याख्यान के आगे में आगे चलकर आपको लिंग और जो सेक्स है उसका अंतर भी समझाऊंगा कि किस तरह से महिलावादी जो विचारक हैं वो सेक्स और लिंग, यानी सेक्स और जेंडर में डिफरेंस करते हैं और किस तरह से अपनी बात रखते हैं, और वो समाज को ये बात बताते हैं कि जो विभाजन है वो किस तरह से तैयार किया गया है। तो ये इसको बदला जाना आवश्यक समझते हैं। इनकी मान्यता है कि स्त्रियां ऐसा समूह है जिनके हित पुरुषों के हितों के विरुद्ध हैं। इस परिभाषा में ये मैंने अंतिम लाइन शामिल की है। इसका मतलब ये है कि नारीवादी ये भी मानते हैं कि जो पुरुषों के हित हैं
या जो महिलाओं के हित हैं वो पुरुषों के हितों के विरुद्ध हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुरुष आधिपत्य वाला जो समाज है उसके बराबर, उसके समकक्ष अपना हक, अपना अधिकार चाहती हैं। तो वास्तव में जब नारीवादी जो संगठन है, नारीवादी जो समूह है, जब पुरुषों को अपना असली शत्रु मानती हैं और पुरुष आधिपत्य वाला जो समाज है उसको अपना असली दुश्मन मानती हैं और उनसे अपना, उनके बराबर या कहीं ना कहीं उनसे अधिक अपने अधिकारों की मांग करते हैं। और वास्तव में हम देखते हैं सामाजिक व्यवस्था में कि वास्तविक रूप से जो, अगर हम माने कि समाज व्यवस्था में पुरुष और महिला के बीच में जो अंतर है, तो उस अंतर को किसने कवर किया? पुरुषों ने किया है। महिलाओं के अधिकार किसके खाते में? पुरुषों के खाते में। जो पुरुष डोमिनेट सोसाइटी है, उस सोसाइटी से महिलाएं ये चाहती हैं कि हमारे जो अधिकार हैं वो पुरुषों ने कब्जे कर रखे हैं, हमें पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। मोटे तौर पर ये जो नारीवादी आंदोलन है, इसकी मूल थीम ये है, इसकी परिभाषा भी हम ये बना सकते हैं। तो नारीवादी हैं वो ये चाहते हैं। अगर हम बात कर लें नारीवाद का उदय, तो देखिए पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से अगर हम देखें तो प्राचीन काल में अगर मैं जाऊं, सबसे पहले प्राचीन काल में, उसके बाद मध्यकाल में हम आएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक काल की। तो प्राचीन काल में अगर हम देखें तो प्राचीन काल में अगर हम भारतीय दर्शन की मैं बात कर लूँ तो आपने जरूर नाम सुना होगा मनुस्मृति का। देखो मनुस्मृति में दो तीन बातें लिखी हुई हैं। एक तरफ तो लिखा हुआ है कि जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं, और दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है कि नारी है वो अधिकार देने योग्य नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्शन है उन प्राचीन ग्रंथों में। अगर मैं बात कर लूँ पाश्चात्य चिंतन की, तो हम पाएंगे कि जो प्लेटो है और प्लेटो की जो समाज व्यवस्था है उसमें प्लेटो है वो जब अभिभावक वर्ग की कल्पना करते हैं तो उसमें महिला और पुरुषों को बराबर रखते हैं। प्लेटो की शिष्य अरस्तु की मैं बात कर लूँ तो अरस्तु है वो महिलाओं का स्थान है वो पुरुषों से हीन मानते हैं और उनको दास के बराबर मानते हैं, अर्थात पुरुषों के समकक्ष अरस्तु उनको, महिलाओं को नहीं मानते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो अधिकार दिए गए थे महिलाओं को, महिलाओं की जो स्थिति थी वो दयनीय रही होगी, लेकिन यहाँ पे महिला अधिकारों के लिए कोई संगठित रूप से आंदोलन हुआ हो या उन अधिकारों की मांग की गई हो, ऐसे कोई संकेत हमें इतिहास के माध्यम से नहीं मिलते हैं। मध्यकाल में भी ऐसे कोई संकेत हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन आधुनिक काल की शुरुआत में नारीवादी जो संगठन है और नारीवादी जो चिंतक हैं, उन्होंने महिलाओं के हितों में आवाज़ उठाई और इन आवाज़ों के लिए अपना संघर्ष प्रारंभ किया। तो हम बात करते हैं उदय की। देखिए मैंने लिखा है इसके आरंभिक संकेत, नारीवादी जो आंदोलन है, नारीवादी जो मांगे हैं, उनके जो उदय की शुरुआत होती है वो 18वीं सदी के यूरोपीय चिंतन में हमें देखने को मिलती है। हम बात करते हैं पाश्चात्य चिंतन की, तो यूरोपीय चिंतन में देखने को मिलती है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से, चार्ल्स फूरियर जो यूटोपियन सोशलिस्ट हैं, यानी कल्पनालोकी समाजवादी, उन्होंने सबसे पहले फेमिनिज्म शब्द का जिक्र किया है। फेमिनिज्म या नारीवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया है चार्ल्स फूरियर ने। तो आरंभिक संकेत जो हमें मिलते हैं वो 18वीं सदी में मिलते हैं। तो 18वीं सदी के जो पाश्चात्य चिंतन में जो नारीवादी आंदोलन है, नारीवादी जो मांगे हैं, उनकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। देखिए इसका एक ऐतिहासिक कारण भी है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हम देखते हैं कि इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ तो शहरों का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति आने से शहरों का विकास शुरू हुआ, महानगरों की एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्थापना हुई, या बड़े बड़े जो महानगर हैं उनका उदय हुआ। उन महानगरों में फिर कामकाजी महिलाओं की संख्या की वृद्धि हुई, और महिला जब कामकाजी बनी तो वो घर से बाहर निकली कामकाज के लिए, तब उसे ये महसूस हुआ कि अपने कौन से जो राइट्स हैं वो पुरुष प्रधान समाज ने दबा के रखे हैं, या आप कौन से राइट हैं वो हमें नहीं मिले हुए या मिलने चाहिए थे। तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि नारीवादी आंदोलनों का जो उदय हुआ है इंग्लैंड में, उसके पीछे कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति या वैज्ञानिक जो क्रांति है उसका जरूर हाथ रहा है। लेकिन फिर भी जो लैंडमार्क इसमें जो कार्य हुआ है, व्यवस्थित रूप से नारीवादी जो मांगे हैं या आंदोलन है, उसकी जो शुरुआत हमें देखने को मिलती है, वो एक तो हमें बुक याद रखनी है मेरी वॉलस्टनक्राफ्ट की, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन। ये 1793 में प्रकाशित हुई थी। मेरी वॉलस्टनक्राफ्ट की जो पुस्तक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, हिंदी में इसको हम बोलेंगे महिला अधिकारों की प्रामाणिकता। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, महिला अधिकारों की प्रामाणिकता, इस पर यह पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक के छपने के पश्चात जो नारीवादी सोच है और नारीवादी जो अधिकारों के लिए जागरूक मैं मान सकता हूँ कि जो समूह थे वो अस्तित्व में आए और उनमें चेतना इस लिहाज से फैली। दूसरी पुस्तक की बात कर रहा हूँ जॉन स्टुअर्ट मिल की, उदारवादी चिंतक, सब्जेक्शन ऑफ विमेन, स्त्रियों की प्राधीनता। इस पुस्तक का नाम था, हिंदी में अगर मैं कहूँ तो 1869 में प्रकाशित हुई थी। और विशेष रूप से इस पुस्तक में मैं बात कर लूँ तो स्त्री जो मताधिकार है उनके लिए विस्तृत मांग करी गई थी। ये जो दो पुस्तकें हैं ये व्यवस्थित रूप से
पूरे न केवल यूरोपीय चिंतन में बल्कि पूरे वैश्विक परिदृश्य में अगर हम देखें तो नारीवादी जो आंदोलन है, नारीवादी जो चेतना है, उनको फैलाने में इन दो पुस्तकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब मैं नारीवाद की जो प्रमुख मांगे हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि नारीवाद वास्तव में कौन सी मांगे कर रहा है, कौन सी जगह वो जो नारी समूह है या स्त्रियां हैं वो अपने समाज में हीन स्थान प्राप्त किए हुए हैं, ऐसा उनका मानना है। तो देखिए, एक तो है पितृतंत्र पेट्रियार्की आधारित समाज व्यवस्था की समाप्ति। देखिए, हम देखते हैं कि न केवल भारतीय समाज बल्कि मध्यकाल में अगर हम देखें तो यूरोपीय समाज है, अमेरिकन समाज है, वो समाज भी पितृतंत्र पर आधारित था। पितृतंत्र का मतलब है पुरुष प्रधान समाज। और अगर आज भी हम बात कर लें भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से तो हमें समाज की जो संरचना लगती है वो पितृसत्तात्मक लगती है। एक इस तरह का एक एनवायरनमेंट सा हमें लगता है कि वास्तव में जो पुरुष है वो समाज में या समाज के बाहर, घर के बाहर भी वो एक तरह से कह सकते हैं कि सशक्त लगता है हमें। और अपने आप में हमें लगता है कि महिलाएं हैं वो कमज़ोर होती हैं, हर कार्य वो कर नहीं सकती हैं, महिलाओं की अपनी सीमितताएं होती हैं, महिलाओं का अपना दायरा होता है। इस तरह की जो सोच है हमारी जो समाज व्यवस्था है, ये सोच वास्तव में पितृसत्तात्मक जो समाज व्यवस्था है उसकी उपज है, उसका परिणाम है। क्योंकि हम पहले से ये मान के बैठे हैं कि महिला और पुरुष में भेद होता है। देखिए, मैं बात कर लूँ अगर नारीवादी जो संगठन है उनकी और नारी जो स्त्री अधिकारों की बात कर रहे हैं उनकी, तो देखिए उनमें एक बहुत बड़ी बात है। मैंने 3 नंबर की बिंदु को मैं पहले स्पष्ट कर दूं आपके सामने, लिंग आधारित श्रम विभाजन को समाप्त किया जाए। देखिए, नारीवादी जो संगठन है और नारीवादी जो समूह है उनकी जो मुख्य मांग है वो ये है कि जो विभाजन है समाज में वो 2 तरह से किया गया है। एक तो देखो सेक्स, दूसरा मैं बात कर लूं जेंडर की। इस डिफरेंस की बात वो करते हैं कि किस तरह से डिफरेंस क्रिएट किया गया है। देखिए, सेक्स केवल 2 हैं, स्त्री और पुरुष, केवल स्त्री और पुरुष हैं। और ये जैविक हैं। जैविक का मतलब हो गया है कि स्त्री और पुरुष जो दोनों शरीर हैं, या हम मान सकते हैं कि शारीरिक रूप से दोनों में भिन्नताएं होती हैं। और वो शारीरिक भिन्नताएं, शारीरिक बनावट, शारीरिक क्रियाएं, रिप्रोडक्शन सिस्टम, वो सब क्या है, जैविक है। और वो जो भेद है, उसके शरीर के भेद हैं, उसके रंग रूप के भेद हैं, वो भेद प्रकृति ने पैदा किए हैं, वो प्राकृतिक हैं, वो बिल्कुल प्राकृतिक हैं। जिस तरह से हम मानते हैं कि जैसे स्त्री और पुरुष के शरीर की जो भेद है, शरीर की जो बनावट है, उसके जो भेद हैं वो किससे कैसे हैं, जैविक हैं, जन्मजात हैं। और वो किसने पैदा किए हैं, प्रकृति ने। यानी ये मानते हैं कि ये प्राकृतिक हैं। इस तरह के जो विभेद हैं ये प्राकृतिक हैं। और हम भी जानते हैं और आप सब जानते हैं कि इस तरह के जो विभेद हैं, शारीरिक बनावट और जैविक जो विभेद हैं, इनको मिटाया जाना संभव नहीं है। ये अपने आप में प्रकृति ने पैदा किए हैं, तो इन विषमताओं को हम मिटा नहीं सकते। तो इनको क्या हो सकता है, इनको मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो नारीवादी वो कहते हैं कि एक भेद जो समाज में हमें देखने को मिला है या समाज ने अपने आप बना के रखा है, वो भेद है, वो जेंडर आधारित भेद है। और जेंडर का जो भेद है वो बनावटी है। और वो हम ये मान सकते हैं कि समाज ने, राजनीति ने, या हम कह सकता हूं कि किसी समाज की संस्कृति ने तैयार किया है। और इस तरह का जो विभेद है वो बनाया हुआ है पुरुष प्रधान समाज को ऊपर दिखाने के लिए। और इस तरह के विभेद में हम ये मानते हैं कि पुरुष है वो शक्तिशाली है, महिला कमजोर है। ऐसे ऐसे सिंबल हैं जो हम समाज में काम में लेते हैं, जिससे हमें लगता है कि हाँ नहीं, अपने आप में हम सुनते ही आ रहे हैं। तो ये बनाया हुआ है। और इस तरह के जो विभेद हो रहे हैं समाज में, इसी के आधार पर जो अपनी श्रम विभाजन है वो बना हुआ है। श्रम विभाजन का मतलब है कौन सा श्रम महिलाएं करेंगी, कौन सा पुरुष करेंगे। सामान्यतः हम देखते हैं कि महिलाओं को घर की जो 4 दीवारी है उसमें ही कार्य करने के लिए केवल रसोई घर तक सीमित कर दिया गया है। ये हम ये मान सकते हैं कि केवल बच्चों के लालन पालन तक उसको सीमित कर दिया गया है। जबकि पुरुष को हम सार्वजनिक जो मसले हैं उनके लिए सौंपते हैं। नारीवादी संगठन बेसिकली ये मानते हैं कि जेंडर आधारित जो श्रम विभाजन है, जो महिला और पुरुष का कार्य बांट दिया गया है, वो अप्राकृतिक है। कार्य है वो समान होना चाहिए था, अप्राकृतिक है। इस तरह के जो विभेद हैं, जेंडर आधारित जो कार्य श्रम विभाजन है या और भी कोई तरह का विभेद है, उसको मिटाया जा सकता है। और वास्तव में उनकी जो लड़ाई है वो सेक्स को लेकर नहीं है बल्कि जेंडर को लेकर है। और जेंडर आधारित जो विभाजन है उतने भी, उन सभी विभाजनों को ये समाप्त करने के लिए आतुर है। ये हमें समझना है। अगर मैं श्रम विभाजन की यहाँ पे बात चल रही है तो मैं बता दूं आपको, इनका जो मुख्य नारीवादी जो है उनका तर्क जो है, अगर मैं पाश्चात्य चिंतन को छोड़कर भारतीय चिंतन पे आऊं तो मैं आपको समझाऊं, इनका जो प्रमुख तर्क है आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। सामान्यतः हम देखते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो महिलाएं घरों में संपादित करती हैं। अगर हम देखते हैं तो जैसे
रसोई घर का कार्य है, खाना बनाने का कार्य है, कपड़े धोने का कार्य है, बच्चों का लालन पालन का कार्य है, ये हम देखते हैं। लेकिन हम देखते होंगे कि अगर हम जब बाजार की ओर चलेंगे, जब हम आर्थिक युग की ओर चलेंगे या आर्थिक क्षेत्र में जब हम चलेंगे, तो हम देखते हैं कि अगर आप लोगों ने शादी विवाहों में खाना बनाने वाले जो हलवाई हैं वो देखे होंगे, उनमें से कौन होता है, पुरुष या महिलाएं? हम देखते हैं कि अधिकांश जो हलवाई, खाना बनाने वाले, रोटी बनाने वाले, सब पुरुष होते हैं। अगर मैं बात कर लूँ दूसरे क्षेत्र की, तो घर में जो कपड़ा धोने का कार्य है वो महिलाओं के द्वारा हो रहा है। हम देखते हैं कि साफ सफाई और जितने भी कपड़े धोने के कार्य हैं वो महिलाएं संपादित कर रही हैं। लेकिन अगर हम देख लें कि बाजार में जाके, तो हम देखते हैं जो लॉन्ड्री हैं जितनी भी बनी हुई हैं, जितने भी हैं, तो उसमें सब कौन काम करते हैं, पुरुष काम करते हैं। तो इस तरह का जो विभाजन है, महिलाएं वो कार्य घर पे करती हैं और पुरुष वो कार्य घर से बाहर करता है। अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि पुरुषों को जब उस कार्य के लिए पैसा मिल रहा है तब तो वो उस कार्य को संपादित कर रहे हैं, और जब पैसा नहीं मिल रहा है तो उस कार्य को वो नहीं कर रहे हैं। घर में पुरुष खाना इसलिए नहीं बना रहा, उसको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, कपड़े इसलिए नहीं धो रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। जब उसको पैसा नहीं मिल रहा तो वो कार्य नहीं कर रहा है, और पैसा जब मिल रहा है, उसको जब धन मिल रहा है, तो उसके बदले में वो कार्य कर रहा है। महिलाएं अगर हम देखें, घर में सुबह से शाम तक इन कार्यों को करती हैं, लेकिन इनके बदले में उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। नारीवादी संगठन या नारीवादी सोच है वो यही मांग करती है कि इस तरह का जो विभाजन है उसको समाप्त कर दिया जाए। मैं बात कर रहा था पहले बिंदु की, पितृतंत्र आधारित समाज व्यवस्था की समाप्ति। तो पितृतंत्र है या पितृसत्तात्मक जो परिवार है, समाज व्यवस्था का जो प्रधान लक्षण है, अगर मैं बात कर लूँ भारतीय की भी, तो भारतीय समाज व्यवस्था का प्रधान लक्षण भी क्या है, पितृतंत्र। महिलाओं के लिए हम साधारणतः ये काम में लेते हैं कि ये शब्द हमारे दिमाग में एक अदृश्य रूप से गढ़ दिया गया है, हमारे सामाजिक परिवेश का हिस्सा बन गया है, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरह से ये बना हुआ है। और हम क्या करते हैं कि सामान्यतः जो सारे कार्य हैं उनमें हम महिलाओं को निम्न मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि शारीरिक बनावट भिन्न है, इसलिए ये कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये चाहते हैं कि पितृतंत्र की समाप्ति हो, पुरुषों के बराबर ही महिलाओं को अधिकार मिले। पितृतंत्र ने महिला अधिकारों पर क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है, तो उनसे ये छुटकारा चाहते हैं। जीवन के व्यक्तिगत क्षेत्र को भी राजनीति के दायरे में लाया जाए। दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट जो मांग है, नारीवादी जो आंदोलन है, नारीवादी जो विचार है, इसकी जो दूसरी महत्वपूर्ण मांग है वो है कि जीवन के व्यक्तिगत क्षेत्र को भी राजनीति के दायरे में लाया जाए। देखिए, अभी तक जीवन का जो सार्वजनिक क्षेत्र है, अगर मैं जीवन के व्यक्तिगत और सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर लूं, तो व्यक्तिगत जीवन का मतलब है परिवार के अंदर का जीवन, और मैं बात कर लूँ सार्वजनिक क्षेत्र के जीवन की, तो परिवार के बाहर का जीवन। तो परिवार के अंदर के जीवन की बात कर लूँ मैं, तो परिवार के अंदर के जीवन में जो महिलाएं हैं उनको वहाँ पे भी अधिकार नहीं है, और सार्वजनिक क्षेत्र है वहाँ पे भी अधिकार नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो सार्वजनिक मामलों में राय प्रकट करने का अधिकार केवल पुरुषों तक सीमित है। सार्वजनिक क्षेत्र में कितना धन कमाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी नौकरी करनी है, पुरुष ही, अर्थात महिला को तो घर की चारदीवारी में कैद कर दिया गया है। सारे के सारे जो कार्य हैं उनमें कौन डोमिनेट कर रहा है, पुरुष ही डोमिनेट कर रहा है। लेकिन महिलाओं का यह मानना है कि पुरुष न केवल सार्वजनिक क्षेत्र में, राजनीति में, नौकरी में या कला में, संस्कृति में, हर जगह पुरुष डोमिनेट कर रहा है। न केवल वो सार्वजनिक क्षेत्र में डोमिनेट कर रहा है, बल्कि वो परिवार के अंदर जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उनको भी लागू कर रहा है। अर्थात व्यक्तिगत जो जीवन है उसमें भी पुरुष ही डोमिनेट कर रहा है। महिला, यहाँ तक कि महिलाओं के जो मैं मान सकता हूँ कि संतानोत्पत्ति, गर्भाधान, गर्भधारण कानून, उन पे भी कौन टिका हुआ है, उस पर भी पुरुष प्रधान समाज और पुरुष प्रधान जो समाज है उसकी सोच टिकी हुई है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को ये लग रहा है कि न केवल पुरुष ने सार्वजनिक जीवन पे अपना कब्जा कर रखा है, बल्कि महिलाओं के व्यक्तिगत जीवन पे भी उनका अधिकार बनता जा रहा है। और ये जो आवाज़ है नारीवादी आंदोलन के माध्यम से, ये महिलाओं के व्यक्तिगत जीवन पे टिकी हुई है। तो महिलावादी ये मानते हैं कि जीवन का जो व्यक्तिगत क्षेत्र है उसको भी राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए। जिस तरह से राजनीति में अर्थ की समस्याएं होती हैं, धर्म की समस्याएं होती हैं, अर्थव्यवस्था, नौकरी की समस्याएं, समाज संस्कृति की समस्याएं होती हैं, तो महिलाओं की ये मांग है कि जीवन का जो व्यक्तिगत, हमारे जीवन का जो व्यक्तिगत जो पहलू है, उस व्यक्तिगत पहलू पर भी पुरुषों का आधिपत्य है, और ये भी राजनीति के विषय बनने चाहिए। राजनीति के विषय का मतलब है जब ये राजनीतिक विषय बन जाएगा तो उस पर गहन चर्चा होगी, और राजनीतिक विषय बनते ही वो मामला, जब वोटकास्टिंग होगी, जब मतदान व्यवहार होगा, तो उन मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा। उनको ध्यान में रखे जाने से इनको, महिलावादी संगठनों को ये लगता है कि कुछ महिलाओं की मांगें भी मानी जाएंगी, सुनी जाएंगी। तो ये है। तीसरा है, ये बात करते हैं लिंग पर आधारित श्रम विभाजन को समाप्त किया जाए। देखिए, श्रम विभाजन जो है, मैं आपको वह भी बता चुका हूँ कि अभी भी कुछ
प्रोफेशन, कुछ व्यवसाय अगर मैं बात कर लूँ भारतीय संदर्भ में, तो ऐसे हैं जिनमें हम ये मानते हैं कि केवल पुरुष ही इसमें नौकरी कर सकते हैं, महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती। अगर हम बात कर लें 50 साल पहले की, तो हम ये पाएंगे कि 50 वर्षों से पहले जो श्रम विभाजन था वो कितना कठोर था और अब थोड़ा सा लचीला बना है। हमें लगा कि महिलाएं हैं, जैसे राजनीति थी, तो राजनीति अगर हम 100 साल पहले की बात कर लें तो राजनीति केवल पुरुषों का विषय थी, केवल ये मान लिया गया था कि ये पुरुषों का विषय है, महिलाओं को घर के अंदर समेटा गया था। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि महिलाओं की जब सार्वजनिक जीवन में, ये कह सकता हूँ कि भूमिका बढ़ी है, तो इस तरह की मांग भी प्रबल हुई है कि जो लिंग आधारित श्रम विभाजन है, लिंग पे टिका हुआ श्रम विभाजन है, उसको समाप्त कर दिया जाए। चौथी जो उनकी महत्वपूर्ण मांग है वह है स्त्री अधिकारों को मानव अधिकारों की श्रेणी में रखा जाए। स्त्री अधिकारों का मतलब है ऐसे अधिकार जो महिलाओं के जीवन के लिए, महिलाओं की समानता, स्वतंत्रता और न्याय के लिए आवश्यक हैं, ऐसे अधिकारों को मानवाधिकारों की श्रेणी में रखा जाए। इनको अभी पूर्णतया मानव अधिकार नहीं माना गया है, तो ये इनकी प्रमुख मांग है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि नारीवाद जो आंदोलन है उसकी जो 4 प्रमुख मांगे हैं वो आप ठीक से समझ गए होंगे। मैं आगामी जो व्याख्यान है उस व्याख्यान में नारीवादी आंदोलन के जो उदय की विभिन्न चरण है उनको समझाऊंगा और किस तरह से कौन कौन से नारीवादी लेखक हैं, उन्होंने कौन सा कार्य करा है। और एक व्याख्यान में हम ये भी समझेंगे कि भारतीय संदर्भ में जो नारीवादी आंदोलन है, नारीवादी जो विचार है वो कहाँ तक पहुँचा है और कितनी और हमें इसको पहुँचाने की आवश्यकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस लेक्चर को, व्याख्यान को ठीक से समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।